जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, पीछे के लेक्चर में हम लोग 1 से 165 प्रश्नों को कर चुके थे। ये जितने सारे प्रश्नों को मैंने कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कह सकते हैं यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कह सकते हैं रीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी विद्यार्थी हो जो एमपी टेट की तैयारी करें, इन सारे जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 1 से 65 तक के प्रश्नों को करा चुके हैं, बहुत लाभदायक है आप सभी साथियों के लिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए तो उसका वह जो वीडियो है प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से सारे वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। यह बहुत जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो हम लोग 1 से 165 प्रश्नों को कर चुके थे। उसके साथ आगे आते हैं कि आगे जो हम लोग का 165 के बाद जो भी प्रश्न है उसको हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। पीछे के लेक्चर में हम लोग कर चुके थे प्रश्नों को और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करे थे। तो इसके बाद हम लोग का 165 प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 165 प्रश्नों को कर चुके थे यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं 166 प्रश्नों को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं 166 प्रश्नों को। अब रहा कि 166 प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे 166 जो प्रश्न कर रहा है कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जन्म से मृत्यु तक, इसके बाद दिया है बी में जन्म से बाल्य अवस्था तक, जन्म से किशोरा अवस्था तक और जन्म से युवा अवस्था तक। तो यहाँ पे कौन से विकल्प जो है सही लग रहे हैं। तो यहाँ से जो ए ऑप्शन जो है ये वाला ये बिल्कुल सही लग रहा है। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक जो है यहाँ पे एरिक्सन के द्वारा विकास की 8 अवस्थाएं जो है उसको प्रस्तावित किया गया है। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 167। यहाँ पे देखिए 167 जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से शैशवा अवस्था की विशेषता कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दिया है ए विकल्प में कि शारीरिक विकास की तीव्रता, बी में कह रहा है कि मानसिक क्रियाओं का तीव्रता, सी में कहा है कि दूसरों पर निर्भरता और डी में कहा है नैतिकता का होना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इस विकल्प के अनुसार जो है ये गलत हो रहा है। नैतिकता का होना बोला गया है प्रश्न में कि शैशवा अवस्था की विशेषता कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे नैतिकता का जो होना है ये शैशवा अवस्था की विशेषता को प्रकट नहीं करता है। बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता ये सही है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी सही हुआ और दूसरों पर निर्भरता ये शैशवा अवस्था की विशेषता को प्रकट करता है। और बाकी यहाँ पे डी में हुआ नैतिकता का होना, ये जो है शैशवा अवस्था की विशेषता को प्रकट नहीं करता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 168। 168 यहाँ पे प्रश्न करे कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कैसे है। तो यहाँ पे मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है और भाषा का विकास है। तो यहाँ पे संवेदना जो है ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह जो है एक प्रकार का मानसिक विकास है। ए विकल्प जो दिया है यहाँ पे ये सही हो रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मानसिक विकास है। क्या है तो मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, यह जो है एक प्रकार की मानसिक विकास है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 169। यहाँ पे 169 जो प्रश्न है कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया। संशोधन होगा, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण को माना गया है कि अधिगम को माना गया है कि अभिप्रेरणा को माना गया है कि निर्देश को माना गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये साथियों सही हो रहा है। बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, अधिगम। क्योंकि अधिगम के मतलब होता है सीखना, अधिगम के मतलब होता है सीखना। हम लोग टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा जो भी शिक्षक सिखाते हैं हम लोग उस चीज को सीखते हैं, उसको परखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है, तो वह ऑप्शन जो है अधिगम। ओके,
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 170। 170 यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो अभिप्रेरणा नहीं दिया जाना चाहिए कि सहानुभूति, लालच, और डी विकल्प कर रहा है जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। क्या नहीं देना चाहिए? जो छोटे बालक होते हैं उनको लालच कभी नहीं देना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। बाकी जो है विकल्प यहाँ पे सही दिया गया है। अभिप्रेरणा भी सही है, सहानुभूति भी सही है, और जिम्मेदारियों उठाने के अवसर भी देना चाहिए। तो ये तीनों विकल्प सही हो रहा है, बाकी सी यहाँ पे जो है गलत हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या अगला देखिए 171 प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न जो 171 है कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन और शारीरिक विकास। बहुत अच्छा प्रश्न है ये साथियों। तो किसकी योजना नहीं बन सकता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दे रहा है, यहाँ पे शारीरिक विकास जो है यहाँ पे सही हो रहा है। एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह कौन सा है? शारीरिक विकास है। बाकी जो शिक्षक हो गए वह पाठ्यक्रम को पूरा कराएंगे, और जो उनके द्वारा जो जो विधियां बतलाई जाएगी वह शिक्षण विधि होगी, और जो भी विषय वस्तु का वह चयन करेंगे पढ़ाने के लिए वह विषय वस्तु होगी। लेकिन शारीरिक विकास जो होगा यहाँ पे शिक्षार्थी के मानसिक विकास से संबंधित नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 172। 172 जो प्रश्न कर रहा है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। जो छोटे किशोर हैं उनकी जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन कौन से विषय पर या कौन से चीज पर होना चाहिए? शारीरिक पर होना चाहिए कि मानसिक पर होना चाहिए कि बौद्धिक क्षमता पर होना चाहिए कि शरीर तथा मन से संबंधित होना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे जो विकल्प जो सही हो रहा है शरीर तथा मन संबंधी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। शरीर तथा मन संबंधी जो है यह किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 173। यहाँ पे 173 जो प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी है? तो समाजीकरण हो गई, बी में कह रहा है कि भाषा विकास, सी में कह रहा है कि व्यक्तिक मूल्य, और डी कह रहा है सामाजिक परिपक्वता। तो यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है? तो ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही हो रहा है, समाजीकरण। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यह बिल्कुल सही हो रहा है, समाजीकरण की जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होता है और उसके व्यवहार को सीखता है वह प्रक्रिया जो है समाजीकरण प्रक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 174। 174 जो प्रश्न कर रहा है कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था की जो मुख्य विशेषता है, प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन के अनुसार कौन सी है? आत्म गौरव, रचनात्मक है कि सामाजिक प्रवृत्ति, और डी में कह रहा है आत्म चेतना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, आत्म गौरव। क्योंकि पूछा गया है प्रश्न में कि किशोर अवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही हो रहा है, आत्म गौरव। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 175। 175 जो प्रश्न कर रहा है कि किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? तो युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन
और डी में दिया है दमन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है? तो ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही हो रहा है, प्रक्षेपण। बोला गया है प्रश्न में कि किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा जो उपाय है वह उपाय कौन सा है? तो प्रक्षेपण जो है वह सबसे अच्छा उपाय है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 176। 176 जो प्रश्न कर रहा है कि विकास जो है प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है गर्भावस्था, शैशवा अवस्था, किशोरा अवस्था और बाल्या अवस्था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है, गर्भावस्था। क्योंकि गर्भावस्था से ही जो छोटे बालक होते हैं उनके विकास का जो प्रारंभ होता है वह धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 177। 177 जो प्रश्न कर रहा है, सीखना है एक जटिल, सीखना है एक जटिल क्या है? क्या है भाई? तो यहाँ पे मानसिक प्रक्रिया कि शारीरिक प्रक्रिया है कि सामाजिक प्रक्रिया है कि नैतिक प्रक्रिया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, मानसिक प्रक्रिया है। जो सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं कि यह जो है एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें व्यक्ति जो है मानसिक विकास की ओर ले जाती है। इसमें जो व्यक्ति हैं वह मानसिक विकास की ओर ले जाती है। अगर पहला पॉइंट की बात की जाए कि अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम के मतलब होता है सीखना। अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वह दो कार्यों के बीच की समानता होती है। अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वह दो कार्यों के बीच की कुछ समानता होती है। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें कि जब दो कार्यों के बीच एक समानता होनी चाहिए लेकिन शिक्षार्थी को उस समानता का एहसास भी होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत मुख्य है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 178। 178 यहाँ पे प्रश्न कर है कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है तो कौन सा काल है? तो यहाँ पे वय संधि काल, किशोरा अवस्था, शैशवा अवस्था और यहाँ पे डी में करे बाल्यावस्था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही है, वय संधि काल। वय जो संधि काल है इसमें बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 179। 179 प्रश्न जो कह रहा है कि यहाँ पे कालसी गैरसिन ने किस विधि का अध्ययन किया है? कालसी गैरसिन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो यहाँ पे क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, संख्याकीय विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, लंबात्मक विधि। लंबात्मक जो विधि है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। कालसी गैरसिन ने कौन से विधि का अध्ययन किया है? तो लंबात्मक जो विधि हुआ यह बिल्कुल सही हो रहा है। 180 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या जो 180 कह रहा है कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है शैशवा अवस्था को कि बाल्या अवस्था को कि किशोरा अवस्था को कि प्रौढ़ा अवस्था को? तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, बाल्या अवस्था को। बाल्या जो अवस्था है इसको हम लोग मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है उन लोगों की तरह कार्य करने की कोशिश करता है जो अधिक उम्र के लोग होते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों जो है उन लोगों की तरह कार्य करने की कोशिश करता है जो उससे अधिक उम्र के हैं। और रास बचपन के अनुसार, इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा, रास बचपन के अनुसार ये विद्वान है। मिथ्या जो है परिपक्वता अवस्था के रूप में जाना जाता है। मिथ्या जो है परिपक्वता अवस्था के रूप में जाना जाता है, अवस्था के रूप में जाना जाता है। ये किसका कथन है साथियों? तो ये रास जो है बचपन के अनुसार ये बातें को बोला गया है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में यौन के लक्षण आमतौर पर दिखाई देने लगते हैं। ओके, आगे देखते हैं 181 प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है 181। प्रश्न 181 कह रहा है कि एक बालक पड़ोसी के घर में
अपनी माँ के गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होनी चाहिए? 24, 12 माह, 10 माह और 18 माह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 18 माह 10 माह का जो बच्चा है होना चाहिए, तब जाकर तब जो है वह दूसरे पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोने प्रारंभ कर देता है। तो 10 माह जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 182 प्रश्नों को देखिए। 182 यहाँ पे जो प्रश्न करे कि सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवा अवस्था, बाल्या अवस्था, किशोरा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। सीखने का जो आदर्श काल माना जाता है वह है शैशवा अवस्था, क्योंकि थॉर्नडाइक के अनुसार, इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार जो है 3 से 6 वर्ष, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक जो है अर्ध स्वप्न में रहता है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि वेलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वेलेंटाइन ने शैशवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 183। जब बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है तो आपके अनुसार उस बालक की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह और 8 से 9 माह। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 8 से 9 माह का बच्चा होना चाहिए, तब जाकर वह बच्चा जो है जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु को उठा लेता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 184। प्रश्न 184 करे कि बीजा अवस्था कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बीजा अवस्था कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह जन्म जात। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 0 से 2 सप्ताह को हम लोग बीजा अवस्था कहते हैं, क्योंकि बीजा अवस्था जो है यह शरीर की प्राथमिक हिस्से जैसे संपन्न होता है। जैसे बात कर सकते हैं कि जब गर्भकालीन विकास के साथ 1 से 3 फीट, कितना तो 1 से 3 फीट तक लंबा विकसित हो जाता है। और इसमें कितनी धमनियां होती है? तो इसमें 2 धमनियां होती है। कितनी धमनियां होती है? तो इसमें 2 धमनियां होती है, जो भ्रूण के पोषण में और समृद्ध रक्त तक उसको पहुंचाने का काम करती है। और इसमें शिराएं भी होती है, जो व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। धमनियां कितनी होती है? तो धमनियां 2 होती है। धमनियां कितनी होती है? तो धमनियां 2 होती है। एक शिरा होता है, ठीक है, हाँ, एक धमनी होती है। धमनी और शिरा 2 गो होता है। तो शिरा जो होता है यह व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। धमनी जो होता है यह भ्रूण के पोषण में रक्त पहुंचाने, मतलब खून को पहुंचाने का काम करता है। 185 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 185 है, कह रहा है कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रौढ़ावस्था में, शैशवा अवस्था में, कि किशोरा अवस्था में, कि बाल्या अवस्था में? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो रहा है। शैशवा अवस्था में, शैशवा अवस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास जो है वह शैशवा अवस्था में होता है, क्योंकि शैशवा अवस्था में जन्म से लेकर जीवन के 12वें महीने तक, जन्म से लेकर 12वें महीने तक पूरा होने तक की अवधि होती है। और मस्तिष्क की कितना प्रतिशत वृद्धि? तो 90% वृद्धि बालवाड़ी से पहले होती है। और किशोरावस्था में 10 से 19 वर्ष आयु तक बचपन और वैक्ता के बीच जीवन की अवस्था होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए 186 प्रश्न,
2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, यहाँ पे दिया है बाल्यावस्था, दो साथियों दे दिया यहाँ पे, और किशोरावस्था, यहाँ पे युवावस्था कर लीजिएगा, यहाँ पे युवा अवस्था कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो रहा है। शैशवा अवस्था जो होता है वह 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। शैशवा अवस्था 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। 187 प्रश्नों को देखिए, 100 यहाँ पे 87 प्रश्न का है कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। कैसे? तो माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से और पूर्वजों से। तो ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर खुद से अपने जवाब से दे सकते हैं। माँ के पोषण से जो है वह गर्भ में जो संतानें होती है वह उसको धीरे धीरे वह क्या करती है, आगे की ओर विकसित करती है। 188 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 188, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है कि मानसिक विकास होता है कि सामाजिक विकास होता है कि उपयुक्त सभी होता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, उपयुक्त सभी होता है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो इस प्रश्न के जो जवाब होने चाहिए ऑप्शन जो तीनों है, इससे ये सही हो रहा है। तो ऑप्शन तीनों सही है। 189 प्रश्नों को देखिए। करे कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से होता है, परिवार से होता है, सिनेमा घर से होता है कि खेल के मैदान से होता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, परिवार से होता है। बालक में संस्कार का जो प्रारंभ होता है मेन जो यहाँ पे है फैमिली, मतलब परिवार से ही होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 190 प्रश्नों को देखिए। 190 जो प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से विकास की अवस्था कौन सी है? गुणात्मक विकास अवस्था है कि संख्यात्मक विकास की अवस्था है कि निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है कि शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है कि गुणात्मक अवस्था है। विकास की अवस्था इसमें से कौन सा है? तो गुणात्मक अवस्था है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 151 बे 191, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड का, 7 पाउंड का, 8 पाउंड का और 9 पाउंड का? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है, 7 पाउंड का होता है। क्योंकि नवजात शिशु का जो वजन होता है वह प्रायः कितना होता है? वह प्रायः कितना होता है? तो 5.5 से लेकर 9.5 कितना तक? पाउंड तक होता है। कितना तक होता है? पाउंड तक होता है। अगर इसका केजी की बात करें, इस सब सारी बातों को आप जरूर याद कीजिएगा। केजी में होता है तो 2.5 से 4.3 केजी तक होता है। ठीक है। अगर लंबाई की बात की जाए, सारे आप लोग को बता देते हैं। लंबाई जो होता है 19 से 22 इंच होता है। लंबाई 19 से 22 इंच होता है। और मीटर की बात की है, सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर में जो होता है साथियों वह होता है 48 से 56 सेंटीमीटर। तो ये सारी बातों को आप लोगों को हम समझ बता दिए। वह जो होता है पाउंड में 5.5 से लेकर 9.5 पाउंड तक, केजी में 2.5 से लेकर 4.3 केजी तक, लंबाई में 19 से 22 इंच तक और सेंटीमीटर में 48 से 56 सेंटीमीटर तक। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 192, जड़ वृद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 20 कि 81 से 110 की 71 से 80 की 71 से कम? डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, 71 से कम होता है। जड़ बुद्धि वाले जो बालक की बुद्धि लब्धि होती है वह 71 से कम होती है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 193 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न जो 193 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 और 1900। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष जो है कब माना जाता है? तो 1900 में माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है 1900 से मानी जाती है। क्योंकि शिक्षा जो मनोविज्ञान की जो अस्पष्टता है, जो अस्पष्ट है,
उसके बाद जो थॉर्नडाइक जो है जड़, टर्मन, प्रोबेन, हर्बल आदि की वजह से ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 1900 सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 194। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, बीने, टर्मेन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये सही हो रहा है। स्टर्न जो है ये बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता होते हैं। ज्ञात करने वाले भी यही हैं। विलियम स्टर्न इनका पूरा नाम है। विलियम स्टर्न इनका पूरा नाम है। आगे देखते हैं 195 प्रश्न को। 195 यहाँ पे प्रश्न करा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन और व्यवहार का अध्ययन। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है व्यवहार का जो अध्ययन हो रहा है, डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, व्यवहार का अध्ययन। क्योंकि मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान को दो तरफ से परिभाषित किया गया है। कितने तरफ से इसको परिभाषा दिया गया है? तो दो तरह से। पहला जो है जिसके अनुसार दिया गया है मेटा कथा, और दूसरा जो है आधुनिकता के इंटीग्रेटर के मॉडल के साथ दिया गया है। तो दो यहाँ पे जो है आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा दिया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 196। 196 जो प्रश्न कर रहा है कि विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य और डी कर है मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं ये इनमें से उपागम नहीं होते। बाकी वार्तालाप कौशल होना चाहिए, परियोजना कार्य होना चाहिए और डी ऑप्शन जो है मौखिक प्रश्न होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 197। 197 जो प्रश्न है कि सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति और डी में कर है अनुकूलन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है, प्रतिरोध। क्योंकि सहयोगात्मक राजनीति की श्रेणी में जो महिलाएं हैं प्रतिरोध में शामिल नहीं होती है, बाकी स्वीकार्यता, क्रांति और अनुकूलन में शामिल होती है। ठीक है, आगे देखिए 198 प्रश्न। 198 जो प्रश्न करा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो कहाँ से सीखते हैं? तो परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं कि इनमें से सभी से सीखते हैं? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, इनमें से सभी। क्योंकि सामाजिक वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और अपने साथियों से भी सीखते हैं। डी विकल्प सही हो रहा है। 199 प्रश्नों को देखिए। 199 प्रश्न कराए कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का और अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, अध्यापन विषय का। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान को शिक्षा का ज्ञान विस्तृत तरह से होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी जो है यहाँ पे बहुत आवश्यक होती है। शिक्षक अपने विषय का पूर्ण ज्ञान उसको बहुत अच्छे तरीका से होना चाहिए, तब वह जो है वहाँ पे अपने वर्ग में बच्चों के समक्ष अच्छे तरीका से पेश कर सकता है। और शिक्षक जहाँ शिक्षण कार्य करवाता है वहाँ की स्थानीय भाषा, बोली, ये सब का ज्ञान उसको अच्छी तरीका से होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वह जो है एक अच्छा शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। 200 प्रश्नों को देखते हैं। 200 जो प्रश्न यहाँ पे करे कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है,
प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, क्योंकि बाल मनो, यहाँ पे भी देखिए साथियों, यहाँ पर भी ऑप्शन दे सकते हैं हर बच्चा जो है विशिष्ट होता है, तो वो भी ऑप्शन सही है दिया रहता ऑप्शन में। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार हर बच्चा जो है विशिष्ट होता है। और ये कथन जो है यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया के सारे बच्चे और दुनिया के बारे में बच्चों के विचारों को जानने में और ये समझने के लिए बच्चों का मानसिक कार्य कैसा कार्य करता है, ये सब जो है बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम माना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग 200 प्रश्नों को लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर साथियों बताइएगा। आप इस चैनल पर जुड़िए और हम लोग ऐसे प्रश्नों को करेंगे। सीटेट की जो तैयारी करें अभ्यर्थी, रीट की तैयारी करें, यूपी टेट की तैयारी करें, उनके लिए ये चैनल जो है बहुत उत्तम है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस पर पूरा सामान्य ज्ञान की जानकारी जो है आप लोग के समक्ष इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो एक परिवार की भांति समझकर आप लोग जुड़िए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।